हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो सीटेट का पेपर फर्स्ट हुआ था, पेपर फर्स्ट, इसकी ये लास्ट आंसर की है। बाकी सभी आंसर की मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको आंसर की नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको सभी आंसर की मिल जाएंगी। देखिए, मेरा जो कराने का तरीका है ना, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आंसर मैं भी बता सकता हूँ कि फर्स्ट का सेकंड आएगा, थर्ड का ये आएगा, लेकिन ऐसे करने का फ़ायदा नहीं है। आपको चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी हैं। हाँ, हो सकता है आप भी यही चीज़ें पसंद करते हो कि डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाए, लेकिन इस चीज़ को समझिए आप। अगर आपको आगे भी पढ़ना है ना अच्छे से, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। ये चीज़ आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने अच्छे से इन आंसर की को एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर आप आराम से इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिन्होंने पेपर 1 के अंदर हिंदी को सेकंड लैंग्वेज चूज किया था ना, ये वो आंसर की है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 27 अगस्त से मैं अनाउंस कर चुका हूँ, 27 अगस्त से हम एनसीईआरटी की जो सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इन सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने मेरी थ्योरी क्लासेस देखी थी ईवीएस की, उन्हें अच्छे से पता है सीटेट में एक सिंगल क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आगे भी आपको एग्जाम देने हैं। ये सिर्फ एक पात्रता थी सीटेट। आपके टीचिंग एग्जाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो अभी बची हुई है। तो ये चैनल आपके लिए 100% ओरिजिनल और ऑथेंटिक मटेरियल ही देगा और वो बेस्ट होगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपका पैराग्राफ है और पैराग्राफ को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, दोबारा पढ़ने का मतलब है नहीं, तो आप इनके आंसर मिला लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं पैराग्राफ के अंदर। पेडागोजी है, उसको हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो देखिए, संगाई महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है या कहां पर किया जाता है? आपका मणिपुर में। एकदम इजी क्वेश्चन था। आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? उत्सव शामिल होते हैं, मेले शामिल होते हैं, त्योहार भी शामिल होते हैं, संघर्ष शामिल नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, मणिपुर खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। संगाई महोत्सव के आयोजन से खालिस्तान को भी लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? आपकी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, देश की जो इनकम है वो बढ़ती है। इससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी है उसको फायदा होगा। तो आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? तो देखिए, पहले केवल इम्फाल में होता था, लेकिन अब कहां पर हो रहा है? आपके पूरे राज्य के अंदर, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका महोत्सव है तो यहां पर आप क्या करेंगे? महा प्लस में उत्सव, ये संधि विच्छेद के रूल होते हैं। जैसे महा है, इसके अंदर अंत में क्या आ रहा है? किसकी आवाज आ रही है? आपकी आ की। और प्लस में स्टार्टिंग में क्या है? आपका ऊ। तो आ और जब ऊ बनते हैं ना, तो ये आपका बन जाता है ओ। ठीक है, क्या बनता है? ओ। और एक होता है आपका औ, तो आपका औ नहीं बनता, ये आपका ओ बनता है। ठीक है, ये सब चीजें हम हिंदी क्लासेस में देखेंगे। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इत प्रत्यय का उदाहरण बताइए। नॉर्मल सी बात है, किसके अंदर मिलेगा? आपको आकर्षित के अंदर क्या मिलेगा? इत प्रत्यय। आगे चलते हैं। गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है? तो देखिए, आप मणिपुर की, सांस्कृतिक समृद्धि की, स्थानीय कलाओं की, या फिर महोत्सव की। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, यानी कि महोत्सव की। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका एक गद्यांश और दिया गया है, हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? आपका तनाव है, यानी कि आंसर नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ी भूल है दुख से छुटकारा पाने के लिए संन्यास लेना, या दुख से दूर भागना, या और एकांतवास, या फिर सुख पाने के लिए गलत काम करना। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। सुख कहां होता है? जहां पर आपका धर्म होता है। आप पैराग्राफ आराम से पढ़ लेना, मैं पढ़ चुका हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूं आपको। ठीक है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है आपसे। सुख शामिल है आपके पैराग्राफ में, धर्म भी है, आपका सुख का भी जिक्र है, आपके दंड का कहीं पर भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। गलत कार्य करने से
खालिस्तान की हानि होती है, हर किसी को पता है किसकी हानि होगी, आपकी सुख की हानि। आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है, संभव है पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी कि आपका धर्म, क्योंकि धर्म और प्लस में इक क्या बन जाएगा। और देखिए यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी ई आ रही है, तो जो आपका धार्मिक बनेगा ना, आप नोटिस करना धार्मिक में भी क्या लग रही है, आपकी छोटी ई ही लग रही है, तो ये बन जाएगा आपका धार्मिक, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए। समूह से भिन्न शब्द ढूंढना है आपको, तो दुख, हाँ भाई ठीक है, धर्म भी है, सुख भी है, आपका पापी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है ना, आंसर नंबर 2 सॉरी। आगे चलते हैं। अब देखिए हम करेंगे पेडागोजी सेक्शन को। अब देखिए, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, यानी कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझा जाता है, तो यह कहलाता है आपका समग्र भाषा उपागम, यानी कि आपका इंटीग्रेटेड मेथड। तो इस चीज को आप याद रखना। आगे चलते हैं। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को आप क्या कहेंगे, निपुण वक्ता, उद्गामी साक्षरता, आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी कि अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मां ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, तो यह कैसे संभव हो सकता है। तो देखिए ये चीज हमने कहां पर पढ़ी थी, ये चीज हमने कहां पर पढ़ी थी, आपको एलएडी याद होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया था, आपके नोम चोम्स्की ने दिया था। इसके बारे में नोम चोम्स्की ने बात की थी, तो उन्होंने क्या बोला था, जो दिमाग होता है ना, वो क्या करता है, भाषा को सहज रूप से ग्रहण कर लेता है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 1, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, यानी कि एक दूसरे से। ठीक है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, तो यह युक्ति आपकी क्या कहलाती है, यह कहलाती है आपका आंसर नंबर 2, यानी कि समभाषिक पठन। ठीक है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है, तो देखिए बताइए आप कैसे कर सकता है। हम देखते हैं। अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित गलत है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक पर ध्यान करने से नहीं होगा। आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सर्जित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गलत है भाई, प्राथमिक स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप याद रखना, हाँ महत्वपूर्ण होती है लेकिन सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, तो गलत है आपका। व्याकरणिक प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, ये आपका सही है, यानी कि ए आपका गलत हो गया, परंतु आर आपका सही है, इनके आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को आप क्या कह सकते हैं, यह कहलाता है आपका उपागम, यानी कि अप्रोच। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, अप्रोच। ठीक है, आगे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो देखिए अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, हाँ आपका हो सकता है। आगे देखिए। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है, गलत है भाई। परिवर्तन से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये भी गलत है। करेक्ट और बेस्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रक्रिया, आपका टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, हम इंग्लिश में कर चुके हैं। ठीक है, विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। बस जिसको टीपीआर का मतलब पता है ना, वो उसके लिए क्वेश्चन एकदम ही इजी है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि इसमें क्या किए जाते हैं, कुछ शारीरिक गतिविधियां की जाती हैं। जैसे जैसे टीचर सामने करता है ना, वैसे वैसे बच्चे भी करते हैं। जैसे कोई सॉन्ग गाया जा रहा है क्लास में, तो आप क्या करेंगे बच्चे, उसमें जिक्र आया किसके बारे में, कान के बारे में, तो बच्चे अपने कान के हाथ लगाएंगे। उसमें जिक्र आया आपके पैरों के बारे में, तो बच्चे अपने पैरों के हाथ लगाएंगे। तो यानी कि आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम
इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। देखिए बात आ रही है नियमों की, तो आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पता होगा, यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, क्योंकि जो निगमनात्मक मेथड होता है ना, उसी में बात की जाती है आपके नियमों की, आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन, देखिए मुक्त लेखन यानी कि फ्री राइटिंग, मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए जब भी आपकी फ्री राइटिंग होगी ना, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि विषय वस्तु में प्रभावता पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर फ्री राइटिंग की बात हो रही है, तो इसलिए आप स्टिकता के साथ मत जाना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लुएंसी चेक होगी, आपकी जो प्रवाहता है वही चेक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। तो हमसे पूछा गया है बॉटम अप से क्या आशय है? तो देखिए नॉर्मल सी बात है, बॉटम से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि आप क्या करोगे, पाठ्य वस्तु के शब्दों पर, और उसके बाद आप किस तरफ जाएंगे, वाक्यों की तरफ जाएंगे। यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर सेकंड। आप शब्द से स्टार्ट करोगे, वर्ण से स्टार्ट करोगे, शब्द पे जाओगे, फिर आप धीरे धीरे वाक्य की तरफ बढ़ोगे, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो देखिए प्राथमिक दायित्व क्या होगा, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना। गलत है भाई। शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, समूह तो हम बनाएंगे नहीं, अलग अलग डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों को कभी भी। ठीक है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना, ये भी आपका नहीं है। शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि भाषा का अध्यापक है, तो भाषा अध्यापक का करेक्शन किसके साथ होगा, आपका संप्रेषण के साथ। संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है, उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? यानी कि बच्ची क्या करना चाह रही है, वो पढ़ने से पहले क्या कर रही है, एक टास्क कर रही है अपने आप से। तो यह कहलाती है आपकी इमरजेंट साक्षरता कौशल, यानी कि प्री रीडिंग। एक तरह से क्या बोलेंगे हम इसको, प्री रीडिंग बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए आप अभी कथन गिवन है आपके सामने। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं, यहां तक तो सही है। आगे देखिए, और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, ये आपका गलत हो गया, तो इसलिए ये आपका ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये आपका सही है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए आपका गलत है, परंतु आर आपका सही है, यानी कि आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की आंसर की थी। हमारी पेपर 1 की सभी आंसर की कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो लैंग्वेज के इंटरचेंज से संबंधित हो, चाहे फिर वो अलग हो। तो आप अगर इनको देखना चाहते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर आंसर की नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे ये सारी अपलोड की गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। 27 अगस्त से आपके लिए जो बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल है वही प्रोवाइड करवाया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।